नमस्कार विद्यार्थियों, मेरा नाम जिगर शुक्ला है और आज हम 10th महाराष्ट्र बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर 9 करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है रीढ़ की हड्डी और इनको लिखने वाले जो लेखक हैं वो है जगदीश चंद्र माथुर। ये जो चैप्टर है ये एक व्यंग्यात्मक एक्ट है, एक्ट कहे तो इसको एकाकी है, जिसमें कि किस तरह से लड़के वाले लड़की वालों के घर जाके पूछताछ करते हैं और ये जो हमारी प्रथा चलती आ रही है शादी ब्याह की, तो ये किस तरह से एक मोड़ ले लेता है जब लड़के वाले उस लड़की को पूछताछ करते हैं और किस तरह से लड़की उनको जवाब देती है, उसके ऊपर ये एकाकी है। तो काफ़ी समझने वाली बात है इसके अंदर। चलिए तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को, इस एकाकी को। तो इसके अंदर पहले तो कैरेक्टर कौन से वो समझ लेते हैं। तो कैरेक्टर मतलब पात्र। तो एक उमा है जो सुशिक्षित युवती है, यानी कि लड़की है जो कि पढ़ी लिखी है, सुशिक्षित यानी पढ़ी लिखी है। रामस्वरूप जी हैं वो उमा के पिता हैं। फिर प्रेमा है वो उमा की माँ है, यानी कि रामस्वरूप और प्रेमा हस्बैंड वाइफ है और उनकी एक बेटी है। फिर शंकर है वो युवक है, वो लड़का है जो उमा को देखने आया है। और गोपाल प्रसाद जो है वो शंकर के पिता हैं, ठीक है। और एक और कैरेक्टर है रतन, जो कि रामस्वरूप का नौकर है। रामस्वरूप कौन? वो लड़की का पिता। तो अब सेटअप देख लेते हैं क्या सेटअप है। तो एक कमरा है और अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नज़र आ रही है वह अधेड़ उम्र के हैं, यानी एक आदमी आ रहे हैं। महाशय मतलब ऐसे तो यहाँ पे किसी आदमी को इज्जत देते तो महाशय बोलता है, यानी कि बड़े आदमी ऐसा। तो उनकी पीठ दिख रही है, उनकी बैक साइड दिख रही है और वो अधेड़ उम्र के, यानी अधेड़ यानी कि 40-45 साल की उम्र के लग रहे हैं, ठीक है। एक तख्त को पकड़े हुए कमरे में आता है। तख्त मतलब बेड से थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है। टेबल से थोड़ा सा हाइट कम होती है, बेड जैसा होता है, तो जिसके ऊपर वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह रख के बैठने की भी फैसिलिटी होती है ना, वैसा उसको वो लेकर कमरे में आ रहा है। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है और जो वो तख्त है, जो वुडन टेबल है, उसको जो है उनका एक नौकर है। नौकर कौन है? रामस्वरूप का नौकर कौन है? रतन है। तो उसने पकड़ रखा है। तो अभी एक्ट शुरू होता है। तो रामस्वरूप जी बोलते हैं, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को इधर मोड़ दे, उधर तख्त के रखे जाने की आवाज़ आती फिर। तो नौकर बोलता है, रतन बिछा दे साहब। तो रामस्वरूप पूछते हैं और तेज़ आवाज़ में पूछते हैं, और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ अकल बढ़ रही थी तो तू देर से पहुँचा था क्या? बिछा दूँ साहब। और यह पसीना किस लिए बहा है? मतलब वो व्यंग किया इन्होंने कि भाई लाया है तो बिछाने के लिए ही लाया है ना, तो बिछा देते इसको। तो रतन तख्त बिछाता है और ही हंसता है। रामस्वरूप जी बोलते हैं दरी उठाते हुए, दरी वो बिछाने के लिए जो होती है, और बीवी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी। हारमोनियम और सितार आपको पता होंगे, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। जल्दी जा। तो रतन जाता है। रतन कौन? नौकर। और पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। पति पत्नी कौन? रामस्वरूप और प्रेमा। तो प्रेमा बोलती है, ये कौन है? ये वो लड़की के माता पिता है, ध्यान रखना। लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुँह फुलाए पड़ी है। मुँह फुलाना यानी गुस्सा हो जाना, यानी रूठ जाना। तो जो बेटी है इनकी रूठी हुई है। तो रामस्वरूप पूछते हैं, क्या हुआ? तो प्रेमा बोलती है, तुम ही ने तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना, कि आप ही ने बोला था, यानी कि रामस्वरूप जी ने बोला था, लड़की के पिता ने बोला था कि उसे ठीक ठाक करके, यानी मेकअप वगैरह करके नीचे लाना। तो रामस्वरूप बोलते, अरे हाँ, देखो उमा से कह देना कि ज़रा करीने से आए। करीने से आए मतलब ज़रा तरीके से आए, अच्छे से तैयार होकर आए, ऐसा। ये लोग ज़रा ऐसे ही हैं, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो, यानी उन्हें लड़की जो है वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जब लड़की ज़्यादा पढ़ लिख जाती है तो वो ज़ुबान चलाने लगती है, वो बड़े बूढ़ों की बात नहीं सुनती है, बदतमीज़ हो जाती है। ऐसे कुछ लोगों के ख्याल होते हैं। तो ऐसे लोग जो वो अनपढ़ लड़की ढूंढते हैं, जो कम पढ़ी लिखी हो, जो उनकी बात मान ले, बस हाँ करते रहे गाय की तरह। प्रेमा तब उसकी माँ बोलती है, और लड़का? तो रामस्वरूप, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है मेडिकल कॉलेज में। तो बीएससी करी उन्हें और बाद में मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, पढ़ाई का दूसरा। क्या करूँ, मजबूरी है। मतलब अभी भी कॉलेज में पढ़ रहा है, फिर भी उसको शादी करनी है। तो रतन बोलता है, बाबूजी बाबूजी, धीमी आवाज़ में। रतन कौन है? नौकर है इनका। तो रामस्वरूप जी बोलते हैं दरवाजे से बाहर जाकर, अरे प्रेमा, वे आ भी गए।
तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी मेहमानों से। हाँ हाँ, आइए आइए। अभी उनको बोला कि भाई लड़की को गाना वगैरह आता है, ऐसे पूछते ना सवाल, गाना आता है कि नहीं आता, खाना बनाना आता है कि नहीं आता, वैसा। तो गोपाल प्रसाद, बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं। हाँ हाँ, मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ़ तो नहीं हुई? बेसिकली फॉर्मेलिटी चल रही है, आइए आइए बैठिए। तो गोपाल प्रसाद जी बोलते हैं खखार कर मतलब ऐसा करके, नहीं, तांगे वाला जानता था रास्ता मिलता कैसे नहीं। कि यानी वो जो तांगे वाला था, तांगा क्या होता है भाई? वो घोड़े के पीछे जो गाड़ी लगा देता, घोड़ा गाड़ी, उसको बोलते हैं तांगा। ठीक है, उसमें 2 ही पहिए होता है, 2 होता है नहीं, 2 पहियों वाला रथ होता है, उसमें 4 पहिए होता है। ठीक है, तांगे में 4 पहिए होता है। तो रामस्वरूप बोलता है हाँ हाँ, लड़के की तरफ मुखातिब होकर, यानी कि उसकी तरफ देखकर, और कहिए शंकर बाबू कितने दिनों की छुट्टियां हैं। ठीक है, तो ये शंकर और गोपाल प्रसाद आए हैं वहाँ पे। फिर शंकर बोलता है जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं हैं, वीकेंड में चला आया था। यानी कि वो वीकेंड यानी सैटरडे संडे छुट्टी होती है, तो इसलिए आया था वो। तो रामस्वरूप जी बोलते हैं जो आपके कोर्स ख़त्म होने में अब साल भर रहा होगा। शंकर बोलता है जी यही कोई साल 2 साल। तो रामस्वरूप जी बोलते हैं साल 2 साल? तो शंकर हाँ 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 जी, 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ, फेल वेल हो गया तो मार्जिन रख रहा हूँ। तो गोपाल प्रसाद अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब फिर बिज़नेस की बातचीत हो जाए। बिज़नेस मतलब शादी की बातचीत। तो रामस्वरूप जी बोलते हैं चौंक कर, बिज़नेस समझ कर, ओह अच्छा अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए। गोपाल प्रसाद जी बोलता है यह सब आप क्या तकल्लुफ़ करता है? तकल्लुफ़ करता है नहीं, परेशानी उठाते हैं। अभी लड़के वाले आए हैं तो उनके लिए अच्छा अच्छा खाना वगैरह लाया होगा उन्होंने, मेहमान नवाजी करेंगे वो। तो वो गोपाल प्रसाद जी बोले कि ये तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो रामस्वरूप जी बोलते हैं हाँ हाँ हाँ, तकल्लुफ़ किस बात का? यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। तशरीफ़ लाया नहीं, आप मेरे यहाँ पर आए हैं आप। फिर अंदर चले जाता है। गोपाल प्रसाद जी बोलता है अपने लड़के से, क्यों क्या हुआ? शंकर कुछ भी नहीं। तो गोपाल प्रसाद जी बोलता है, गोपाल प्रसाद कौन है? शंकर के पिता। तो झुक कर क्यों बैठे हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। इतने में राम स्वरूप चाय की ट्रे लाकर मेज़ पर रख देते हैं। तो अभी वो बोलने वाला था कि बैकबोन नहीं है, बैकबोन नहीं है मतलब उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, ये बोलने वाले थे। इतने में तो वो रामस्वरूप जी लड़की के पिता आ जाते, तो वो चुप हो जाता है। तो गोपाल प्रसाद बोलते हैं आखिर आप माने नहीं। रामस्वरूप जी फिर बोलते हैं चाय प्याले में डालते हुए, हाँ हाँ हाँ, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? तो गोपाल प्रसाद जी बोलते हैं नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, और ज़रा चीनी भी ज़्यादा डालिएगा। तो शंकर खखार कर मतलब वो ऐसे करके, सुना है सरकार अब चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। मजाक कर रहा है वो। तो गोपाल प्रसाद जी बोलते हैं चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। तो रामस्वरूप बोलता है शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, वह क्या? गोपाल प्रसाद बोलते हैं खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चूप भी न करेंगे। यानी अगर किसी को बोला जाए कि आपको अपनी खूबसूरती पर टैक्स भरना पड़ेगा, तो सभी लोग खुश हो जाएंगे ना, सब लोग बोलेंगे हाँ मैं सुंदर हूँ, टैक्स देने चले जाएंगे वो लोग। रामस्वरूप जी बोलते हैं जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। बेढब यानी बेढंगा हो गया है, कोई इसका हिसाब नहीं है। मेकअप को खूबसूरती मान लेता है। हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता भी न था। तश्तरी गोपाल की तरफ बढ़ा दे, तश्तरी मतलब प्लेट, कि लीजिए कुछ नाश्ता वगैरह दे रहे होंगे। तो गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। फिर रामस्वरूप जी बोलता है शंकर की तरफ मुखातिब होकर, उसकी तरफ मुड़कर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? तो शंकर बोलता है किस मामले में? रामस्वरूप बोलता है यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। तो गोपाल प्रसाद बीच में ही, यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है, और जायचा तो मिल ही गया होगा। जायचा मतलब जन्मपत्र में लिखा हुआ है, ठीक है। निहायत यानी बिल्कुल ही ज़रूरी होगा, यानी कि खूबसूरत लड़की चाहिए उनको। तो रामस्वरूप जी बोलते हैं जी जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाता है। यानी कि लड़के के पिता चाहते थे कि इनका जो जन्म पत्रिका है वो मिले। गोपाल प्रसाद बोलता है लड़कियों को अधिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिलाई पुराई कर ले बस, पुराने ख्याल के आदमी है।
लड़के के पिता। रामस्वरूप जी बोलते हैं हाँ हाँ। मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह कर ज़रा जोर से, अरे ज़रा पान भिजवा देना। तो उमा पान की तश्तरी, तश्तरी यानी प्लेट, अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सुनहरी रिम वाला चश्मा दिखता है, यानी कि उसने स्पेक्टेकल्स पहने हुए हैं, चश्मे पहने हुए हैं। तो बाप बेटे दोनों चौंक उठता है, यानी कि वो सरप्राइज हो जाता है कि चश्मा पहना मतलब पढ़ी लिखी होगी। तो गोपाल प्रसाद और शंकर बोलते हैं एक साथ चश्मा। रामस्वरूप बोलते हैं जरा शक पका कर यानी थोड़े से चौंक कर, जी वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखने लग गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। तो बहाना बना रहे हैं कि ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। तो गोपाल प्रसाद बोलते हैं पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है ना कुछ। तो रामस्वरूप जी बोलते हैं नहीं नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना मतलब मैंने बताया ना आपको। गोपाल प्रसाद बोलते हैं हूँ, संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी। रामस्वरूप वहाँ बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर अपने बाजे के पास। तो उसके पिता बोलते हैं कि वो तख्त पर जाके बैठो। तो उमा वहाँ जाके बैठ जाती है। फिर गोपाल प्रसाद जी बोलता है चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है, यानी रूप अच्छा है। हाँ कुछ गाना बजाना सीखा है, पूछ रहे हैं उसको कि गाना बजाना आता है क्या। तो रामस्वरूप जी बोलते हैं जी हाँ, सितार और बाजा भी, उसको सितार बजाना आता है और बाजा बजाना आता है। सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। उमा सितार पर मीरा का मशहूर भजन मेरे तो गिरिधर गोपाल गाना शुरू कर देती है। उसकी आंखें शंकर की झेंपती सी आंखों से मिल जाती है। झेंपती थी यानी वो तक रहा था, उसको देख रहा था, और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। तो वो गाने जैसे वो शंकर की तरफ देखती है तो वो रुक जाती है। रामस्वरूप क्यों, क्या हुआ, गाने को पूरा करो उमा। तो उसके पिता बोल रहे कि भी गाना पूरा करो। तो गोपाल प्रसाद बोलते हैं नहीं नहीं साहब, काफ़ी है, आपकी लड़की अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को बढ़ती है। गोपाल प्रसाद बोलते हैं अभी ठहरो बेटी। रामस्वरूप जी बोलता है थोड़ा और बैठी रहो उमा। तो फिर उमा वापस बैठ जाती है। गोपाल प्रसाद जी बोलते हैं उमा से तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है। तो उमा चुप होती है। रामस्वरूप हाँ वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया, यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने बनाई है, वह उस दीवार पर भी। तो वो बता रहे हैं कि कौन कौन सी पेंटिंग जो है वो उमा ने बनाई है। गोपाल प्रसाद बोलते हूँ यह तो बहुत अच्छा है, और सिलाई वगैरह। तो रामस्वरूप जी बोलते हैं सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीज़ें भी। हाँ। फिर वो हंसता है। गोपाल प्रसाद बोलते हैं ठीक, लेकिन हाँ बेटी तुमने कुछ इनाम भी जीते थे। उमा अभी चुप। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है, उसी तरह गर्दन झुकाए, यानी वो गर्दन झुकाकर चुपचाप बैठी है। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं। अधीर यानी व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि ये बोल क्यों नहीं रही है। और रामस्वरूप शक पकाते हैं। तो उसके जो पिता है वो थोड़े से डर जाते हैं। रामस्वरूप जवाब दो उमा। गोपाल से हाँ ज़रा शर्माती है, इनाम तो इसने। गोपाल प्रसाद बोलते जरा रूखी आवाज़ में, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए, कि इसे बोलना चाहिए ना, चुप है कब से। रामस्वरूप बोलते उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। तो फिर उमा कहती है हल्की लेकिन मजबूत आवाज़ में, क्या जवाब दूँ बाबूजी, जब कुर्सी मेज़ बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज़ से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा, वरना। रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाता है। उमा कि ऐसा कैसे बोल देती दिया तुमने मुझे, वो तो उसके पिता है ना। तो उमा बोलती अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। गोपाल प्रसाद ताव में आकर थोड़ा सा गुस्से में आकर, बाबू रामस्वरूप आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। तो उमा बोलती है फिर तेज़ आवाज़ में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। नाप तोली कर रहे हैं ना, क्या आता है क्या नहीं आता है, दिखती कैसी है, चलती कैसी, ऐसी बातें करेंगे तो बुरा ही लगेगा ना किसी को भी। शंकर बाबूजी चलिए। तो गोपाल प्रसाद जी बोलते हैं क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो। रामस्वरूप चुप रहता है। उमा बोलती है जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने BA पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और न आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झाँक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। बेसिकली यानी कि शंकर ने कुछ तो कांड किया था हॉस्टल में, लड़कियों के हॉस्टल में, तो इसीलिए उसने वो उसकी शक्ल देखते ही गाना गाते गाते वो चुप हो गई थी। रामस्वरूप बोलते हैं उमा
गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया है, धोखा किया है। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है, मैट्रिक यानी 10वीं। दरवाजे की ओर बढ़ते यानी वो भी घर जा रहा है। तो उमा बोलते, जी हाँ जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर ज़रा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन, बैकबोन यानी कि बेटे की रीढ़ की हड्डी है कि नहीं है। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है, यानी कि वो बड़े से मजबूर हैं, और लड़के के रुलासापन यानी वो शंकर जो वो रोने जैसा हो गया। दोनों बाहर चले जाते हैं और उमा सहसा चुप हो जाती है, सहसा यानी अचानक से। तो इस तरह से ये एक्ट जो ख़त्म होता है और हमें ये पता चलता है इससे कि किस तरह से रूढ़िवादी लोग जो हैं वो लड़कियों के पढ़ने लिखने के खिलाफ होते थे, उनको बात करने की आज़ादी जो है वो नहीं दी जाती थी। खैर चलिए, तो होमवर्क की तरफ बढ़ते हैं। शब्द संसार कर लेना और इसके अलावा अगर कोई डिफ़िकल्ट वर्ड लगे तो वो भी लिख देना। पहला करना संजाल पूर्ण कर देना, इसमें रिश्ते बताने हैं, ठीक है। रामस्वरूप उमा का क्या है, शंकर गोपाल प्रसाद का क्या है, तो कैसे, ठीक है। कुछ नहीं समझे तो बताना। कृति पूर्ण करनी है, व्यावसायिक शिक्षा के नाम और इधर शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त वाद्यों के नाम, वो सितार और बाजा है ना। फिर गोपाल प्रसाद की दृष्टि में बहू कैसी होनी चाहिए, तो उनकी विशेषताएं लिख देना यहाँ पे, उनको कैसी बहू चाहिए थी। फिर कारण लिखने हैं, बाप बेटे क्यों चौंक उठे, उमा को चश्मा क्यों लगा था, वो सब। फिर इधर कृति पूर्ण करना, कृदंत बनाना। कृदंत क्या होता है, प्रत्यय, ठीक है। प्रत्यय लगा करके कृदंत शब्द बनेंगे। फिर ये शब्द युग्म पूर्ण करने हैं, पढ़े लिखे, फिर सभा सोसाइटी हो वैसे। फिर सुनी पढ़ी अंधविश्वास की किसी घटना में निहित आधारहीनता और अवैज्ञानिकता का विश्लेषण करके लिखिए। ऐसी कोई घटना जिसमें अंधविश्वास हो और जिसका कोई बेसिक लॉजिक नहीं है, आधार नहीं है उसका कोई, तो ऐसी किसी घटना को आपको एनालाइज करना है और उसको लिखना है। फिर भाषा बिंदु में आ जाते हैं, इधर पे अव्यय को रेखांकित करना और उनके भेद लिखना, प्रकार लिखना, ठीक है। अव्यय शब्द होते ना, वो क्रिया विशेषण और वो सब। फिर पाठ में आए अव्यय छाटे और उनसे वाक्य बनाने हैं, ये क्रिया विशेषण होते हैं। फिर संबंध सूचक, समुच्चय बोधक, विस्मयादिक होता है कि 4 टाइप के होते हैं, तो उनको यहाँ से लिख कर यहाँ से 2-2 लिखना और उनके 2-2 वाक्य भी बना देना। यहीं पे कर लेना बुक पे तो भी चलेगा। फिर ये भी अव्यय के ऊपर ही क्वेश्चन है, तो ये करना है तुमको। फिर अपने परिसर में विद्यार्थियों के लिए योग साधना शिविर का आयोजन करने तो आयोजक के नाते विज्ञापन लिखना है आपको, ठीक है। तो इसके लिए एक विज्ञापन बना देना। तो और होमवर्क करने के बाद मुझे 1-2 दिन में भेज देना प्लीज़ व्हाट्सएप पे। सो इसी के साथ ही चैप्टर ख़त्म होता है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। सी यू गाइस एंड बाय बाय।